नमस्कार। भारत में भाजपा सरकार के 11 साल पूरे हो गए। लोगों को लगा था कि नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा कुछ जरूर करेंगे, लेकिन मोदी नहीं आए। वो क्यों नहीं आए, ये पूछते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए नड्डा लड़खड़ा गए। उनको आप उनको देखिए, उनके सारे लीडरशिप को देखिए, चाहे जयराम रमेश जी भी मूल इशू पर कभी भी चर्चा नहीं करते। दोस्तों, गोदी मीडिया सीधे तो पूछ नहीं सकती थी कि मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, इसलिए कांग्रेस का सहारा लेकर के ही सही, लेकिन पूछा कि कांग्रेस कह रही है कि मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्यों नहीं आए। जब सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं तो भाजपा अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? भाजपा अध्यक्ष तो भाजपा के अध्यक्ष है ना, सरकार के अध्यक्ष तो मोदी हैं, वो कहाँ है? राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ये गलत है क्या? सरकार के 11 साल पूरे हो रहे हैं और 11 साल पूरे होने पर पार्टी का जिस पार्टी का नेतृत्व है उसका अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष एड्रेस करता है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जब ट्रेन की झंडी रेल मंत्री की जगह मोदी दिखाते हैं, जब कोरोना की वैक्सीन के लिए वैज्ञानिकों को नहीं मोदी को थैंक यू कहा जाता है, जब टॉयलेट से लेकर पार्लियामेंट तक का फीता नरेंद्र मोदी ही काटते हैं, तो फिर सरकार ने 11 साल में क्या क्या किया, ये औपचारिक राष्ट्रीय अध्यक्ष की जगह पर भाजपा अध्यक्ष बताएं तो प्रॉब्लम तो है ही। दोस्तों, इतना प्रधानमंत्री जी जनता से कन्वर्स करते हैं उतना तो शायद जयराम जी अपनी जिंदगी में किसी से बातचीत नहीं की। यही तो बात है, प्रधानमंत्री जब इतने कनेक्टिंग हैं तो 11 साल की उपलब्धियां आपकी जगह अपने श्रीमुख से वो भी तो गिना सकते थे। क्या प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरते हैं? क्यों हमेशा एक तरफा संवाद करते हैं? क्यों वो सवालों से भागते हैं? पिछले 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो क्यों नहीं कर पाए? प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने किस लिए नहीं आए, इसका अंदाजा नड्डा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लग गया, क्योंकि 11 साल की उपलब्धियों के नाम पर उन्होंने नरेंद्र मोदी शासनकाल के जिन जिन उल जुलूल फैसलों को उपलब्धियां बताई, उनको मोदी अपने मुंह से उपलब्धि कैसे कह पाते? और किया वही है जो उल जुलूल था और जनता के सामने उसी को उपलब्धि साबित करना था। इसीलिए मोदी की जगह नड्डा ज्यादा उपयुक्त पाए गए, क्योंकि नड्डा तो पहले ही मोदी को भगवान मान चुके हैं और भक्त को तर्क से कोई मतलब नहीं होता है। वो बोले भारत अब गरीब नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री का अनाज खिला रहे हैं। हमने गरीब कल्याण करके दिखाया है और आंकड़े इस बात पे सबूत है कि 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से बाहर आ चुके हैं। और ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये आंकड़े नीति आयोग के हैं, ये आंकड़े इंटरनेशनल फोरम्स के, इकोनॉमिक फोरम्स के हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हैं, क्योंकि 80 करोड़ लोग 5 किलो की खैरात पर जिंदा हैं। यानी बाप ने बेटे को लायक और काबिल बनाने की जगह पर पॉकेट मनी के माल पर उद्योगपति घोषित कर रखा है। चलिए, अब बात कोरोना की हो रही है, वो भी सुनिए। मैंने कहा कि पब्लिक पार्टिसिपेशन, इस पर विशेष बल दिया। एक उदाहरण मैंने कोरोना का आपको दिया। कोरोना भारत सरकार के साथ साथ जनता ने लड़ा है, बाकी सब जगहों पर नहीं लड़ा है। बाकी सब जगहों पर स्ट्राइक्स हुई। दे हैव रिजेक्टेड दी इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट। वैक्सीनेशन का भी हो चाहे लॉकडाउन का भी हो, हर एक मामले में नड्डा जी, आप यहाँ पर खुद को थोड़ा करेक्ट कीजिए। कोरोना से पहले भारत के नागरिकों ने लड़ाई लड़ी। आपने कोरोना के समय बंगाल का चुनाव लड़ा, जब लाशों के ढेर से श्मशान पट गए थे, तभी तो आपने रैलियां नहीं रोकी थी। भाजपा ने कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट तक से 50 करोड़ का चंदा ले लिया। उसके बाद इसकी वैक्सीन लोगों को लगाई गई। 11 साल की उपलब्धियों में इसे भी तो गिनाना चाहिए था। नोटबंदी, जो भाजपा सरकार का सबसे फ्लॉप फालतू फैसला था, उसे भी नड्डा जी ने नरेंद्र मोदी का निर्णायक फैसला बताकर 11 साल की उपलब्धियों की खेप में जनता पर पटक दिया। डिमोनेटाइजेशन की, मुझे याद है उस समय हमारे राजनीतिक दल लाभ उठाने के लिए किस तरीके से जनता को उकसा रहे थे। आप भूल गए होंगे, मैं भूलता नहीं, किस तरीके से जनता को उकसा रहे थे। लेकिन भारत का आम व्यक्ति बैंक के सामने घंटों खड़ा रहा, लेकिन ही सपोर्टेड द डिमोनेटाइजेशन प्रोग्राम। दिस इज पीपल्स पार्टिसिपेशन। और मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि लीडरशिप पर भरोसा होता है तो किस तरीके से जनता बिहेव करती है, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। मिस्टर नड्डा,
लोगों की शादियां टूट गई थी आपके इस वाहियात फैसले से। हजारों कारोबारी बर्बाद हो गए थे आपके इस फालतू की कारस्तानी से। डीमोनेटाइजेशन में जनता मोदी को सपोर्ट करने के लिए लाइनों में नहीं खड़ी थी। मिस्टर नड्डा जी, आपने लोगों के सामने कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा था। कितने लोग लाइनों में ही मर गए थे। गर्भवती महिलाओं ने लाइनों में बच्चों को जन्म तक दे दिया था। ये आपकी तानाशाही थी, जैसे आप आज सुखद फैसला बता रहे हैं। यहाँ तक कि आरबीआई ने भी ये कह दिया था कि 99.3% नोट बैंकों में वापस जमा हो गए थे। जब मार्केट का 99.3% धन फिर बैंकों में जमा हो गया तो काला धन कहाँ गया मिस्टर नड्डा? आप ठीक से समझ पाए इसके लिए आपके सामने थोड़ा और विस्तार से एलैबोरेट कर देती हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की 2018 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 को लागू नोटबंदी के बाद 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों में से 99.3% नोट बैंकों में वापस आ गए थे। कुल 15.41 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट चलन में थे, जिनमें से 15.31 लाख करोड़ रुपए के नोट बैंकों में जमा हो गए थे। तो फिर कहां गया काला धन? सब तो सफेद बैंकों में जमा हो गया। दूसरी एक बात और, नोटबंदी करते समय दावा ये किया गया था कि इससे आतंकवादियों की कमर टूट गई है। फिर पहलगाम, पुलवामा और उरी कैसे हो गया? इसका जवाब मोदी दे नहीं पाते। बस सुनाई दे रहा है, यही करने लग जाते। जिस क्लास अब ठीक से सुना रहा है, इसलिए ठीक ही किया कि मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए नहीं, वरना वो क्या जवाब देते। रैली में तो मन की बात कहते हैं और बोलकर चले जाते हैं। यहाँ गोदी मीडिया भी मोदी जी से कुछ तो पूछता ही। आम का सीजन फिर आ गया है, लेकिन आम वाला सवाल बार बार तो पूछा नहीं जा सकता। अच्छा, जीएसटी को भी 11 सालों की सरकार का मास्टर स्ट्रोक कह दिया है नड्डा जी ने। देखिए, जीएसटी इज एन एग्जाम्पल, और ये बोल्ड डिसीजन का एक एग्जाम्पल है। आखिर जीएसटी के पीछे डेलिब्रेशंस तो सालों से चल रही थी। व्हाई इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड? और इम्प्लीमेंटेशन में 17 टैक्सेस, 13 सेसेस, सरचार्जेस को सब्स्यूम किया गया है, और सभी स्टेट्स एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं, और आज टैक्स कलेक्शन 20.8 लाख करोड़ अ ईयर हो चुका है। जीएसटी को आप एक देश एक टैक्स कहते हैं, लेकिन जीएसटी लूट का सबसे अच्छा तरीका है। जीएसटी से जहां जहां सरकार को नुकसान है वहां वही जीएसटी लागू ही नहीं है। अगर एक देश एक टैक्स जीएसटी है तो फिर पेट्रोल डीजल पर जीएसटी क्यों लागू नहीं है? 30 रुपए के पेट्रोल पर 18% जीएसटी लागू कीजिए। 30 रुपए का 18% होता है 5.5 रुपए, यानी आप 35 रुपए में पेट्रोल और 25 रुपए में विद जीएसटी डीजल मिल सकता है लोगों को। हर चीज पर जीएसटी है, लेकिन यहाँ जीएसटी नहीं लगेगी। डीजल पेट्रोल पर एक्साइज टैक्स, वैट, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, डीलर कमीशन सब कुछ लागू होता है। और सुनिए दोस्तों, अंधेरे नगरी चौपट राज्य वाली जो बात है वो ये भी है कि जिस नेपाल को हम तेल बेचते हैं ना, वो नेपाल हमसे तेल लेकर के हमसे सस्ता बेचता है। और जानते हैं, बिहार के लोग नेपाल जाकर तेल भराते हैं। ऐसे चल रही है 11 साल की सरकार। सीज फायर ट्रंप ने क्यों कराया? क्यों ट्रंप ने हमारे लोगों को बंधक बनाकर भेजा? क्यों ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया के तमाम देश हमारे साथ खुलकर खड़े नहीं हुए? क्यों भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तोला गया? क्यों आज तक सबको पक्के घर नहीं मिल पाए? क्यों आज तक स्मार्ट सिटियों में सुअर लौट रहे हैं? क्यों लोगों की आय अभी तक दोगुनी नहीं हुई? क्यों आज भी किसान मंडी में फसल फेंक कर आता है? क्यों आज भी हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज पर नहीं बैठ पाया? देखिए, सवाल बहुत हैं और सवालों के जवाबों के लिए प्रधानमंत्री नहीं है, वो रैली के माइकों से बोलते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माइकों से उनको कुछ एलर्जी है। वहां अगर टीपी होती तो सोचा भी जा सकता था। चलिए, फिलहाल के लिए मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में बताइएगा। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।